सुप्रभात बच्चों। चलो शुरू करते हैं जहां हम रुके थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, अध्याय दूसरा, कक्षा 7वीं, सामाजिक विज्ञान की किताब राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है, तो थोड़ा रिकैपिचुलेशन हो जाए। कल हमने क्या देखा था? हमें इसमें देखना था महत्वपूर्ण विषय वस्तु, स्वास्थ्य का अर्थ, सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ये हम अभी दो जगह तक आ चुके हैं, मतलब पहले दो पॉइंट्स हम देख चुके हैं। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों और चोट से आदि से मुक्त रहना ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत तनाव मुक्त, चिंता से रहित, प्रसन्नचित्त, ऊर्जावान, फुर्तीला एवं सक्रिय रहने से भी है। तो हमने ये भी देखा था कि सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर है। तो आज आगे देखते हैं कि किस किस प्रकार की कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा हमने पाठ्य पुस्तक को भी देखा था, पाठ्य पुस्तक को भी हम देखेंगे। पाठ्य पुस्तक की बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कहानी के माध्यम से समझाया गया है। और विशेष तौर पर हमारी इस राजनीति विज्ञान की किताब में कोई भी स्रोत या कोई भी कहानी देने के पश्चात नीले कलर में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर। तो उन प्रश्नों को आपने एक क्लास नोट्स के तौर पर उसको लिखना है, उसको समझना है और उसके फ़ोटो निकाल कर मुझे भेजना है। या पूर्ण चैप्टर होने के पश्चात पाठ के पीछे जो अभ्यास या अध्याय के प्रश्न हैं, उस अध्याय के प्रश्न लिखने से पहले ये जितने भी नोट्स हैं वो लिखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यह आपकी समझ और आपका ज्ञान अच्छी तरह से इस चैप्टर संबंधी विकसित होगा। इसलिए मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि वो आप करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बीमारियों के प्रकार या कुछ शब्द जो आए हैं उन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पहले जैसे यहाँ पर बताया है संचारण बीमारियाँ, ये वे बीमारियाँ हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से फैलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संक्रामक बीमारियाँ, या सॉरी संचारणीय बीमारियाँ। अभी जो हमारा दौर चल रहा है जिसके कारण आज हम घर पर बैठकर ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये संचार होने वाली है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान को अलग अलग माध्यम से पहुंच जाती है, जो ये उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके पश्चात आता है संक्रामक बीमारियाँ। ये वे बीमारियां हैं जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं। इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों, मतलब कुछ ऐसा कारक होता है, जैसे बताया है प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक, इन्फ्लुएंजा। और तीसरा जो शब्द था चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक एक शब्द आया था। पर्यटक जैसे हम बोलते हैं कि कोई टूरिस्ट जो होते हैं भारत के टूर में आते हैं, भारत पर टूर में आते हैं और यहाँ के लोग मतलब अलग अलग जो स्मारक है उसको भेंट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चिकित्सा के लिए जो विदेश से लोग आते हैं उनको कहा गया है चिकित्सा पर्यटक। तो चलिए हम थोड़ा सा एक उदाहरण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर देख लेते हैं, जो हमने पहले देखा भी है थोड़ा बहुत, अभी और देखेंगे कि भारत में क्या क्या है और कैसा है और सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में है क्या आपके गांव में? अगर आपके गांव में नहीं है तो आपके बगल वाले गांव में आपके गांव को अटैच कर दिया है। अगर आपके गांव में नहीं है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। फिर होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार का मतलब बहुत सारे गांव मिलकर बनाया जाता है, जैसे तालुका वाला होता है। और ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में जिला अस्पताल, जिसको हम सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं। और देश का सबसे बड़ा अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स इसको कहा जाता है। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइंसेस, ये एम्स है, नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्थान के 16 अन्य केंद्र देश के विभिन्न भागों में खोले गए हैं, जिससे दूर दराज के लोगों को भी बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। इसलिए दिल्ली में तो है ही है, लेकिन 16 अन्य जगह पर इसके ब्रांचेस हैं, है ना। वर्ष 2022 तक, अभी हमारा कौन सा चल रहा है 2020, तो अगले 2 सालों में 22 तक भारत के प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था का केंद्र खोलने की केंद्र सरकार की योजना है। इसके माध्यम से क्या क्या मिलता है, देखिए हमें और क्या क्या सुविधाएं भारत की सरकार द्वारा दी जाती है वो आगे नोट करेंगे आप। यह है स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से भी ज़रूरतमंदों को गंभीर किस्म की बीमारियों के इलाज की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि मानो बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है वो निकालते हैं, और उसकी किस्म बहुत कम होती है। आपको आपका बीमारी या आपके स्वास्थ्य के बारे में ब्यौरा देना होता है। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा, तो अस्पताल के सभी प्रकार के इलाज या खर्च, उसके खर्च ये इस बीमा के तहत दिए जाते हैं, भुगतान किए जाते हैं। इसके अलावा है, देखिए आयुष्मान भारत योजना इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिससे देश के निर्धनों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये भी एक बड़ी बात है। अब थोड़ा सा किताब की ओर बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि किताब से हमें किस प्रकार का किताब में दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कल देखे थे ये सब, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र है, वो चित्र क्या कहता है, बहुत सारी भीड़ है। यहाँ पर लिखा है प्रयोगशाला, मतलब ये जो अस्पताल में लैबोरेटरीज होती हैं वो ये प्रयोगशाला है। ठीक है, और सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। अब थोड़ा सा आते हैं कि एक हकीम शेख की कहानी दी गई है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के सदस्य थे। पश्चिम बंग मतलब पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। समझ गए क्या स्थिति है। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। अभी ये जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, बहुत सारी जगह पर ऐसे सुनने को मिलता है कि अभी बिस्तर खाली नहीं है, सब बिस्तर भरे पड़े हैं। तो यह कारण दिया गया सरकारी अस्पताल के द्वारा। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। दूसरे अस्पतालों में मतलब दूसरे प्रकार के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। देखिए 8 सरकारी अस्पतालों में वो एक घूमे इलाज में भर्ती कराने के लिए, तो उनको हर जगह पर यही उत्तर मिला। लेकिन याद रहे अभी जो महामारी चल रही है उसमें हमारे सरकार के ही अस्पताल और स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से और प्रेज़वर्दी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दूसरे राज्यों में और एक सामान्य परिस्थितियों में लिया गया उदाहरण है। अब देखिए 8 सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद भी किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जैसे हमने
कल डिफरेंसेस में देखा था। यहाँ पर सिर्फ मुनाफा कमाना ये उद्देश्य होता है निजी अस्पतालों में। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैया, उपेक्षा मतलब दुर्लक्षता रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हकीम शेख एवं PBKMS पंजाब पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर क्या होता है। फिर बाद में अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसका मुकदमे का नतीजा क्या आता है वो बाद में देखेंगे। साथ ही साथ में एक कहानी भी दी गई है। मैं चाहूँगा कि ये कहानी आप घर पर बैठे हैं, एक कॉमिक्स की तरह इस कहानी को दिया गया है। एक अमीर परिवार का लड़का और एक गरीब परिवार का लड़का, दोनों की कहानी यहाँ पे बताई है, अमन और रंजन। इसमें जो रंजन है सधन संपत्ति वाला है, जबकि अमन माता पिता जैसे तैसे गुजारा करने वाले हैं। दोनों भी एक ही प्रकार की बीमारी के कारण प्राइवेट अस्पताल यानी कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो उनको कैसे कैसे स्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या फ़र्क है, वो सब फ़र्क आप इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। और आपको मैंने कल बता भी दिया है, कल इसके सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर होता है। उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या लाभ मिलते हैं ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओहो क्या हो रहा है। अब देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। इट इज अ चेन। कहाँ से कहाँ तक? ग्रामीण क्षेत्र से लेकर पूरे सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा दी जाने वाली संस्था तक ये बढ़ता है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल, देखिए साधारण बीमारियां भी और विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर जैसे हमने देखा, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जहां एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक, जैसे हम कंपाउंडर भी कहते हैं, इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, अब गांव-गांव में भी ये तो आपके गांव में पक्का होगा, जहां पर एक सिर्फ नर्स को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ में वहाँ पर एक कंपाउंडर होता है। प्राइमरी हेल्प कैसी करना है, प्राइमरी एड कैसे करना है, ये प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल, ये हमने देखा। तो इस तरह से इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। कई कारण है सार्वजनिक कहने, क्यों? क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। क्या वचन है उनको? कि सभी नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए वो काम करेंगे। तो उसके लिए स्वास्थ्य, और यहाँ पर ये ज़्यादातर क्या होता है, निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर होता है। आप जाकर देखेंगे, महज सिर्फ 10,000 रुपये की पर्ची फाड़ने के बाद आप हर जगह पर जाकर वो पर्ची दिखाकर, अगर आँखों वाला डॉक्टर है तो आँख वाले डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर है दांत वाले डेंटिस्ट के पास, है ना, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास, जनरल फिजिशियन के पास, हर जगह पर वो उस एक ही 10 रुपये की चिट्ठी पर आप हर जगह पर घूमेंगे। और अंत में जो जो मेडिसिन्स वो डॉक्टर्स उस पर लिख के दिए हैं, वो मेडिसिन्स औषध विभाग में दिखाकर, वो पर्ची दिखाकर ले सकते हैं मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये खासियत होती है। ठीक है, अब देखिए, ये भी एक सुविधा है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक
औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव होता है। तो इसलिए सरकार काम कर रही है। जैसे अब पुनः आते हैं हम हकीम शेख की कहानी पर। हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? देखिए, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य प्रदान करना सरकार का देखिए प्राथमिक कर्तव्य बताया है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो उसका तात्पर्य है उसे जीवन सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो सरकार फिर आगे में अदालत ने क्या कहा, ये देखिए। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। आकस्मिक मतलब इमरजेंसी, अचानक से कुछ हो गया तो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल तो तैयार रहते हैं या आकस्मिक सेवाओं देने के लिए, क्योंकि उनको इसके संबंध में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, चार्ज लगाते हैं। तो इसलिए सरकार को यह आदेश दिया गया या ये विस्तृत तरीके से बताया गया कि सरकार ने आकस्मिक इलाज की सुविधा भी उसको देना है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने में की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब चाहे वो खर्चा कितना भी हो, वो सब खर्चा किसने देना है? अभी सरकार ने देना है, क्योंकि सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो स्टाफ है अस्पताल के, डॉक्टर्स, नर्सेस, उन्होंने इसको पूरा नहीं किया, इसलिए ये आदेश दिया गया। समझ में आ गया? अब आपके मन में प्रश्न होगा फिर उन जिन्होंने ये काम नहीं किया उनका क्या? उनके ऊपर सरकार प्रशासनिक कार्रवाई करती है। हो सकता है उन्हीं के वेतन से इसकी कटौती की जा सकती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न भी आप अपने नोट्स के तौर पर लिखेंगे। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? और ये दूसरा है ना, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, ये पहला, ये दूसरा, इसी में उसके आगे पहले वाले भी 3 आपको बताए गए हैं। अब निजी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर आते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, है ना। तो शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो शहरों में तो बहुत सारा जाल है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, परीक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है, दवाइयों की दुकानें, ये सब प्राइवेट में बहुत सारा ये भी चलता है। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, हाउ वेल फर्निश्ड, क्लीन दिखाई देता है यहाँ पर प्राइवेट में, है ना। तो ये निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता कि कितना फीस लेना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद एक पीरियड के लिए और बच जाता है, उस समय में हम इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है। देखिए बच्चों, पुनः एक बार मेरी आपसे गुजारिश है, आप इंटरनेट या मोबाइल आपके हाथ में है, इसकी वजह से विविध प्रकार के इंटरनेट पर चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं।
अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से। तो ये देयर इज़ ए ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं इसको कहूँगा, समंदर है जानकारी का, इंफॉर्मेशन का समंदर है नेट पर। फिर भी क्या हम सभी के पास ये व्यवस्था होते हुए भी क्या सब लोग पूरे के पूरे अंक पा पाते हैं? क्या सभी के सभी कलेक्टर्स या डॉक्टर्स बन पाते हैं? सभी जानकारी है इंटरनेट्स पर, तो कैसे बन पाते हैं? आपके लिए पुनश्च एक बार मेरा कहना है, जितना आपके विषय शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जितना दिया जा रहा है, उतना ही उस दिन के लिए कंप्लीट फिनिश करो, ज़्यादा इसमें मत जाओ। अगर ये करने के बाद, अच्छी तरह से याद होने के बाद, हो सकता है कुछ छात्र बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है, वे लोग हो सकता है अलग अलग प्रकार के जनरल नॉलेज या अलग प्रकार की पढ़ाई में व्यस्त रह सकते हैं। लेकिन मैं एक आम तौर की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना आपके विषय शिक्षक के द्वारा प्रश्न हो या जितना भी पोर्शन पढ़ाया गया है, उतने ही भाग को अच्छी तरह से पढ़ाई करें, तभी आप के दिमाग में वो स्थिर और परमानेंट रह पाएगा। नहीं तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, एक चैप्टर अलग अलग तरीके से लाख प्रकार के टीचरों ने पढ़ाया हुआ इंटरनेट पर मिलेगा। इसलिए आपको पुनश्च एक बार ये कहना है, माहिती या इन्फॉर्मेशन के समंदर में ना डूबो। आपको जितना आपका कैपेसिटी है उतना लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, संग्रह करते रहिए। हो सकता है एक दिन आप ऐसे बन जाएंगे कि पूरा समंदर, ज्ञान का समंदर आपके दिमाग में समा गया है। उसमें डुबकी ना लगाकर उसके थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपने मस्तिष्क में संग्रह किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का कल देखेंगे। धन्यवाद।